प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार आज आपका घर से पढ़ाओ अभियान की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फिर से आपके बीच एक उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ और आज का हमारा विषय रहेगा समास। समास के विषय में आपने बहुत से सुना होगा। समास को क्या कंपाउंड भी कहा जाता है और समास से पूर्व आपने संधि पढ़ा था। संधि में वर्णों का विच्छेद हुआ था, अर्थात जब वर्ण पास पास आए थे तो उनमें विकार उत्पन्न होने के बाद संधि कहलाता था। परंतु समास में वर्णों का नहीं है यहाँ पर रोल, यहाँ किसका? शब्दों या पदों का है। जब शब्द और पद आपस में पास पास में आते हैं या फिर वो दूर चले जाते हैं तो विग्रह हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर पदों या शब्दों की बात करेंगे और संधि में हमने वर्णों की बात की थी। तो आइए आज आपको एक बहुत गजब की ट्रिक के माध्यम से मैं समास के बारे में बताऊंगा। आज तक आपने ऐसी ट्रिक कभी नहीं देखी होगी, बहुत एक कमाल की ट्रिक है और आप यूँ चुटकियों में उसको समास को सीख जाएंगे। समास को विद्यार्थी बड़ा कठिन विषय मानते हैं, उप विषय मानते हैं कि सर हमें समास समझ में नहीं आएगा। तो मैं उस ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि समास बहुत एक सरल विषय है, बिल्कुल सरल, बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए समास को पढ़ते हैं और समास को पढ़ने से पूर्व एक बार इसके विषय में जान लेते हैं कि समास क्या होता है। तो आइए समास के बारे में बताता हूँ। समास की उत्पत्ति कैसे, व्युत्पत्ति कैसे हुई। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से, संस्कृत वाले आसानी से समझ जाएंगे इसको, अस धातु से और घय प्रत्यय लगने पर समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए जो घय प्रत्यय है उसमें घ किस में परिवर्तित हो जाता है? अ में परिवर्तित हो जाता है और ये इससे पूर्व का जो स्वर होता है वो दीर्घ होकर आ बन जाएगा और बाकी एज इट इज रहेंगे और ये समाप्त हो ही जाता है अंतिम। तो इस प्रकार से देखिए स हमारे पास यूं का यूं था और म आ और ये वाला स यहाँ पर है इस प्रकार से। अब आप इसको देखेंगे तो स म और आ मिलकर माँ और स और अ मिलकर स, और इस प्रकार समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई और समास का अर्थ है संक्षेप। क्या? संक्षेप। तो इस प्रकार से समास को हम क्या कहेंगे? संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का अर्थ आप जानते होंगे, किसी चीज़ को छोटा करना। जैसे हम कहें किसी को समराइज करना, समरी लिखने के लिए आते हैं ना, अर्थात मूल अर्थ है समाप्त नहीं होना चाहिए, मूल अर्थ बना रहे और अनायास जो एक्स्ट्रा जो कुछ भी उसके अंदर है उसको हटा देंगे और इस प्रकार से समास बन जाएगा। और यहाँ मैंने कुछ परिभाषाएं लिख रखी है तो विद्यार्थी इसको देखते रहेंगे। जो जिसकी भी चर्चा चलेगी जिस समास की वहाँ पर परिभाषा है। तो सबसे पहले हम समास के विषय में जान लेते हैं। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से एक नया पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। देखिए आप, मेरे पास एक स्प्रिंग नुमा एक पाइप है जो कि फोल्डेबल है, अर्थात ये फ्लेक्सिबल पाइप है और जब हम इसको खींचते हैं तो ये लंबा हो जाता है और जब दबाते हैं तो ये छोटा। क्या इस पाइप में कोई अंतर हुआ? इसी प्रकार जैसे स्प्रिंग होता, स्प्रिंग की तरह ले लेते हैं कि हम इसको खींच देते हैं, बढ़ा देते हैं आगे यूं का यूं, और कभी कभी हम इसी को छोटा कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कि इसको जब हम छोटा करते हैं तो क्या इसकी क्वालिटी में कोई अंतर आएगा? क्या इसके वजन में कोई अंतर आया? नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस हमने साइज को छोटा कर दिया और जब हम इसको बढ़ाते हैं, इसको फैला देते हैं, तो फैलाना तो विग्रह कहलाता है और जब हम इसको छोटा कर देते हैं तो इकट्ठा हो जाता है। बस यही हमारा समास है। और ये छोटा बड़ा करने की जो प्रक्रिया है, छोटा करने की प्रक्रिया, इसके बीच में देखिए आप, ये जो छल्ले दिखाई देते हैं, जो रिंग दिखाई देते हैं, जब हम छोटा करते हैं तो बीच की हवा निकल जाती है और ये नज़दीक हो जाते हैं। ऐसे ही समास होता है जब कुछ शब्द होते हैं हमारे पास, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया पद बनाते हैं तो बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। बीच की विभक्ति जैसे इनके बीच से हवा निकल जाती है ना और इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही वो बहुत से शब्द होते हैं तो बीच की विभक्ति हट जाती है और शब्द नज़दीक आ जाते हैं और एक नया पद बन जाता है जो क्या कहलाता है? वो समस्त पद कहलाएगा। ठीक है, समस्त पद अर्थात उसको सामासिक पद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास डेफिनेशन अर्थात परिभाषा समास की क्या हुई कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया पद बनाने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है, वहां तक
पहुंचने का प्रोसीजर क्या है, ये प्रक्रिया समास कहलाती है। और उस समास से हमारे सामने 2-3 चीज नई उभर के आएंगी। एक तो बनेगा समस्त पद, समस्त पद, और दूसरा होता है इसमें विग्रह। अब देखिए समस्त पद क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पद नजदीक नजदीक आते हैं तो एक पद बन जाता है, उन सबको मिलाकर एक पद, वो तो होता है समस्त पद। और जब उसी को हम खींच के अर्थात उसको बढ़ा देते हैं, विस्तार कर देते हैं उसी चीज का, तो क्या कहलाता है, वो विग्रह कहलाता है। तो संधि में विच्छेद होता है जब अलग अलग करते हैं, जैसे ये विच्छेद हो गया, 2 टुकड़े हो गए, और समास में विग्रह होता है अर्थात वो स्थान ज़्यादा ग्रहण कर लेता है। फिर बात आती है कि समास को हम किस लिए पढ़ते हैं, प्रयोजन क्या है समास का। तो कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, यही हमारा प्रयोजन होता है समास का। तो किसी भी समास में 2 पद तो अवश्य होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल, इसका अर्थ हुआ तो कि 2 पद तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर बात आती है पद क्या होता है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह या विभक्ति आदि जुड़ जाता है, जैसे राम शब्द था तो ये तो राम अकेला है तो शब्द है, लेकिन जब हम इसको रामः या फिर राम ने, राम को आदि इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, पद कहलाता है। और खाली बिना विभक्ति का जब होता है तो वो शब्द कहलाता है। तो 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है और दूसरा द्वितीय पद है। कौन सा, द्वितीय पद, दूसरा पद। अब प्रथम पद जो होता है उसको हम पूर्व पद भी बोल देते हैं पहले पद को, और द्वितीय पद को बाद वाला अर्थात उत्तर पद कहा जाता है। तो इस प्रकार 2 पद होते हैं और पूरा रोल इन्हीं का होता है। तो आइए इनके माध्यम से हम समास को एक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से सीखते हैं, और हिंदी व संस्कृत दोनों विषयों के विद्यार्थी इसको देखते रहें। दोनों के लिए बड़ा लाभदायक है, 6ठी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सभी कक्षाओं में इसमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदी व संस्कृत से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी पेपर होता है, कोई एग्जाम होता है, तो उसमें भी समास के 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, एक एक समास को। अब समास की परिभाषा आपने जान ली, 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के मेल से बनने वाले एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जब एक शब्द बन जाता है तो समस्त पद, और उसको जब फैला देते हैं तो विग्रह। अब देखिए प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः समास 6 प्रकार का होता है। सामान्यतः समास 6 प्रकार का होता है। जैसे समास, मास कितने होते हैं, एक वर्ष में 12, और उसके आधा कर दोगे तो कितने, 6। तो याद रखेंगे समास कितने प्रकार का होता है, समास 6 प्रकार का होता है। ये देखिए आप, समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार का होता है। लेकिन कई बार प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाता है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है। पद की प्रधानता क्या है, पद कितने बताए थे मैंने, 2, पूर्व पद और उत्तर पद। उनके आधार पर समास के भेद तो मुख्य रूप से 4 भेद बताए जाते हैं। अब कालिदास के विषय में आपने अवश्य सुना होगा, कालिदास प्रारंभ में मूर्ख थे और छलपूर्वक उनका विवाह एक विदुषी कन्या के साथ हो गया था। इस प्रकार की कहानी आपने अवश्य सुनी होगी। उसी प्रकार के एक महामूर्ख व्यक्ति थे कोई, और उनको गिनती 2 तक आती थी। और किसी ने नाम लिया कि बताइए जी, उसने प्रश्न रखा, व्यक्ति ने पूछ लिया वो महामूर्ख से कि अव्ययी भाव, तो उसने कहा जी 1। फिर उन्होंने, उस व्यक्ति ने पूछा महामूर्ख से कि तत्पुरुष, तो उन्होंने जवाब दिया जी 2। अब गिनती तो 2 तक आती थी, 2 तक ये समाप्त हुआ। अव्ययी भाव 1, तत्पुरुष 2, अब गिनती समाप्त। बोला कि द्वंद्व, अब गिनती 2 ही तक आती थी, कहता है 1 और 2। बहुव्री, बोले नहीं, 1 न 1 और न ही 2, अर्थात ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रकार से ये हमारे पद की प्रधानता के आधार पर इनके भेद हो गए। अर्थात जिस समास में
पूर्व पद पहला पद प्रधान होता अव्ययीभाव समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता तत्पुरुष समास, जिसमें पहला व दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास, जिसमें न प्रथम पद और न ही उत्तर पद प्रधान बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ये तो हो गया पद की प्रधानता के आधार पर कि पद किसमें कौन सा प्रधान है। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये आ जाता है, सवाल ये खड़ा होता है कि सर प्रधान कैसे हम तय करें कि इसमें कौन सा प्रधान है, इसमें कौन सा प्रधान है, हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई शब्द है, जैसे कि एक शब्द रख देता हूं मैं राजकन्या, और इसमें देखते हैं दो पद हैं, देखिए राज और कन्या, ये पहला पद है, ये दूसरा पद अर्थात उत्तर पद है, और हमें पूछ लिया हमें ये जानना है कि इसमें प्रधान कौन सा है। तो हम करेंगे क्या, इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। और जो वाक्य प्रयोग करते हैं, जब क्रिया जिसकी भी होगी, जैसे मैं कहूं देखिए सामने से राजकन्या आ रही हैं, अब राजकन्या आ रही हैं, आ रही है या आ रही हैं, तो वहां पर रहा है, रही हैं ऐसा बोला है ना, तो क्या आ रही है, राज आ रही है, कन्या आ रही है, तो कन्या आ रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है। इस प्रकार से आपको प्रधान शब्द को तय करना है कि कौन सा प्रधान है। तो हमने देखा था कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा, और द्वंद्व में प्रथम और द्वितीय, दोनों बहुव्रीहि में न तो पूर्व पद प्रधान न द्वितीय बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। और इस प्रकार से फिर तत्पुरुष के दो पुत्र पैदा होते हैं और उनका नाम रख दिया, यहाँ पर पहले पुत्र का नाम रख दिया इन्होंने कर्मधार्य, क्या कर्मधार्य, और दूसरे पुत्र का नाम है द्विगु। और इस प्रकार से समास की संख्या कितनी होगी, भेद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें कौन सा पद प्रधान होगा। अब सामान्य सी बात है, देखिए पिता का जो नाम है या पिता का जो गोत्र है तो पुत्र के साथ भी वही लगेगा, अर्थात तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान था, द्वितीय पद प्रधान था, तो इनमें भी द्वितीय पद प्रधान रहेगा। अब हम इनके नाम से ही एक बार समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान सी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको, इससे ही हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको ये तो पता है कि यहाँ पर दो पद होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रथम पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान है, दूसरा इसमें पहला व दूसरा दोनों पद प्रधान थे, और बहुव्रीहि में ना तो पहला पद प्रधान था और न ही दूसरा पद प्रधान बल्कि कोई अन्य पद प्रधान था। तो देखिए आप इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, हम अव्ययी भाव नाम से ही ढूंढने का प्रयास करेंगे कि समास में क्या है। अव्यय भाव, दो पद नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। पहले पद को देखिए आप, क्या है अव्यय, और दूसरा भाव, अर्थात जिस समास में अव्यय का भाव हो, अव्यय का बोध हो। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि अव्यय क्या होता है। अव्यय अव्यय अर्थात जो खर्च ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ना हो, एज इट इज जो बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो और प्रधान भी हो, वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तत्पुरुष, वह पुरुष, यह पुरुष, ये पुरुष, वो पुरुष, लंबा पुरुष, छोटा पुरुष, मुख्य रूप से कौन हुआ, प्रधान यहाँ पर हुआ, पुरुष तो द्वितीय पद प्रधान है। इतना तो समझ गए ना आप। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है। फिर आते हैं हम द्वंद्व। द्वंद्व संस्कृत का शब्द है, द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई। दो तीन प्रकार से इसका अर्थ लिया जाता है। द्वंद्व का अर्थ लड़ाई भी होता है, परस्पर विरोधी भी होता है, पूरक भी होता है, विलोम भी होता है द्वंद्व का अर्थ। लेकिन सामान्यतः हम ले लेते हैं कि लड़ाई, और लड़ाई कब होती है, जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हों। अब आप ही बताइए, खली से मुझे युद्ध करना है, खली मुझे ललकारता है कि आइए आप मेरे साथ युद्ध करिए, तो मैं हाथ जोड़ लूँगा कि नहीं जी मुझे माफ़ करना, तो मैं पीछे हट जाऊँगा। और यदि मैं कहूं कि आइए खली मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, तो खली मुझे कहेगा कि नहीं नहीं आप जाइए, आपके साथ क्या लड़ाई करूं। लड़ाई कब होती है, तो दोनों पक्ष मजबूत होते हैं, दोनों बराबर के होते हैं तो उनमें लड़ाई होती है, या परस्पर विरोधी होते हैं, विरोधी पक्ष होते हैं, या पूरक होते हैं, एक दूसरे कंपटीशन में जो प्रतिस्पर्धा जिनके अंदर होती है, तो वहां पर लड़ाई की संभावना होती है। तो द्वंद्व का मतलब लड़ाई, और लड़ाई कब होती है, जब दोनों पद प्रधान होते हैं। अब यहां पर देखिए बहु माने बहुत से, बहु का मतलब अधिक, अर्थात
प्रथम और द्वितीय पद से अधिक कोई और, कोई इससे अलग, अर्थात तीसरा पद जिसमें प्रधान होता है उसमें न तो इसका कोई रोल होता है न इसका होता है। जैसे बहु माने बहुत से, बहु का अर्थ है बहुत, और व्रीहि का होता है चावल, न तो बहुत का कोई अर्थ निकले न चावल का, जबकि कोई अन्य बहुत से चावल जैसे खीर आदि की हम चर्चा करें कोई और अर्थ निकलता हो जिसे प्रॉपरली किसी को इंडिकेट करता हो, किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष चीज के लिए हम नाम बोलते हैं, अलग अलग अर्थ आता है, लेकिन जब जो ही हम बोलेंगे तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे नीलकंठ, न तो नीले का कोई अर्थ निकला न कंठ का कोई अर्थ निकला, बल्कि नीलकंठ कहते हैं शिव याद आते हैं। तो इस प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? बहुव्रीहि। अब यहाँ पर देखिए आप कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला, किसी काम को करने वाला, काम को धारण करने वाला, अर्थात कोई विशेषता बताई गई तो जिस समास में विशेषण विशेष्य का भाव होता कर्मधारय। और द्विगु में आप देखिए पहला पद द्वि अर्थात दो और गु का अर्थ है गाय, दो आदि गायों की चर्चा की गई है, अर्थात जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा समूह, पूरा का पूरा जो समस्त पद एक समूह का बोध कराता हो तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ये तो थी सामान्य जानकारी। अब देखिए आप ट्रिक के माध्यम से, और इसमें क्या क्या हो सकता है ट्रिक देख लीजिए आप। तो अव्यय भाव समास को लेता हूं सबसे पहले। अव्यय भाव की ट्रिक, जब भी आपको कहीं पर पूर्व पद अर्थात प्रथम पद कैसा नजर आए? छोटा हो। जहां पर भी समस्त पद में पहला पद छोटा हो, या फिर अव्यय हो, या फिर क्या उपसर्ग हो। उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे यथा, प्रति, आ, भर, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द जहां पर भी आ जाएं, और भी हो सकते हैं जैसे कि प्रह, निर है, कुछ भी है, प्र भी कह सकते हैं, निर भी आ सकता है। ये क्या उपसर्ग मुख्य रूप से यही होते हैं। तो जहां पर इस प्रकार की चीज आपको मिले, और एक बात और बताऊंगा, कभी कभी इसमें क्या होता है शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो जाती है। शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थात दो शब्द एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन। इस प्रकार के शब्द जब आ जाते हैं तो वहां पर भी कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की एक ट्रिक आपने पता लग गया कि पहला पद छोटा मिलेगा। 90% शब्दों में ऐसा होता है, कुछ 10% अलग होते हैं, वो मैं एक एक का डिटेल से जब आपको बताऊंगा तो अवश्य बीच में बताऊंगा, जो अपवाद हैं वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए, या तो कोई उपसर्ग होगा या पहला पद छोटा छोटा होगा तो उपसर्ग अपने आप ही है, या फिर शब्द डबल होंगे जैसे दिनों दिन, या फिर आपका और भी हो सकते हैं जैसे गांव गांव है, गली गली है, हाथों हाथ है, हाथों हाथ है, या फिर गली गली है, तो या फिर गांव गांव। इस प्रकार के जब शब्द आ जाते हैं एक साथ, या जैसे मैंने बताया कोई अव्यय आ जाता है, जैसे आ जन्म आ गया, ठीक है, और इसी प्रकार प्रतिदिन आ गया, तो ये क्या है? छोटा मिलेगा। पहला आ है, प्रति है, या गांव गांव में, हाथों हाथ में, दिनों दिन में। तो इसको आप समझ जाएंगे कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा आता है हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अच्छी तरह आपको पता है कि दूसरा पद प्रधान होगा, और जो प्रधान होगा वही छोटा होगा, तो इसमें दूसरा पद क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। दूसरा पद छोटा मिलेगा अधिकतर स्थान पर। और इसकी खास बात, इसमें कारक चिन्ह, जब विग्रह किया होता है तो कारक चिन्ह मिलते हैं वहां पर। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में भी है, में, पर, का, के, की आदि। इस प्रकार के कारक चिन्ह, या फिर दूसरा पद छोटा जहां पर मिलेगा तो वो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे शरणागत ले लिया हमने, शरणागत। अब इसमें देखिए शरण और आगत, ये गत जो है यहाँ पर नजर आता है आपको छोटा है, और शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, तो या शरण को आया हुआ, यहाँ पर ये को या में आदि। इसी प्रकार जैसे हमने पाठशाला ले लिया, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, शाला का अर्थ समझते हो? स्थान। तो यहाँ पर देखिए के लिए आ गया, को आ गया, से तुलसी कृत है, तुलसी के द्वारा कृत है,
जैसे तुलसीकृत भी ले लेता हूं मैं, तुलसीकृत। अब ये कृत देखिए दूसरा पद है, छोटा पद है, और वैसे भी तुलसी द्वारा कृत क्या बनेगा, तुलसी द्वारा कृत अर्थात लिखा गया। तो यहाँ पर द्वारा, के लिए, को आदि ये सारे के सारे क्या है, कारक चिन्ह। तो जहां पर कारक चिन्ह हो विग्रह में या दूसरा पद छोटा हो तो समझ जाना कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। और फिर हम कर्मधारय, यहाँ इसी के पुत्र की बात कर लेते। कर्मधारय में इसमें सीधी सी बात है, या तो विशेषण विशेष्य का भाव मिलेगा। विशेषण विशेष्य, विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए। विशेषण का अर्थ है जो विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे काला सांप है, काला सांप में विशेषण क्या है, काला, और विशेष्य क्या है, सांप। अर्थात सांप की विशेषता बताई गई है तो विशेष्य, और जो विशेषता बताई गई वो विशेषण। या फिर उपमेय, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय का बोध जिसमें होता है। उपमान का अर्थ क्या है, जिससे, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। तो जहां विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का बोध होता है कर्मधारय समास। और द्विगु की एक पहचान खासकर थी कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा। जहां पर भी पहला पद संख्यावाची आ जाए तो आपको करना क्या है, वहां पर द्विगु समास बना देना है। जैसे पंचतंत्र है, पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का समूह क्या बन जाएगा, 5 तंत्रों का समूह। अब इसमें देखिए आप प्रथम पद पंच अर्थात 5 संख्यावाची हो गया। इसी प्रकार अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अब यहां पर क्या है, पहला पद अष्ट, 8 अध्यायों का समूह है, 8 अध्यायों का समूह। तो इसमें क्या हुआ, पहला पद अष्ट। इसी प्रकार सप्ताह, 7 दिनों का समूह है। पंजाब, 5 नदियों का समूह है। तो ये क्या है, पूरा पद तो एक समूह का बोध कराने वाला। और पहला पद क्या हो, संख्या दी गई हो तो वहां पर हम कौन सा कर देंगे, वहां द्विगु समास कर देंगे। अब द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ था लड़ाई, और लड़ाई कब होती है, जब दोनों बराबर के होते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, इसकी ट्रिक बहुत आसान सी ट्रिक है इसकी, कि इसके अंदर एक तो देखिए आप योजक चिन्ह मिलेगा। जहां पर भी द्वंद्व समास होगा उन दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह मिलेगा। जैसे माता पिता है, माता पिता, अब देखिए यहां पर क्या है, ये योजक चिन्ह है ना, तो जहां पर भी योजक चिन्ह होगा तो वो द्वंद्व समास होता है। और फिर दूसरी बात इसमें क्या होते हैं, या तो विलोम शब्द मिलेंगे, दोनों विलोम भी हो सकते हैं। जैसे दिन रात है, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, परस्पर विरोधी हैं, ये विलोम हैं। या फिर पूरक, पूरक शब्द, जैसे माता पिता एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार का जब आपको मिलेगा तो वहां पर द्वंद्व समास निश्चित रूप से होगा। और फिर आता है बहुव्री। अब बहुव्री के विषय में इसकी ट्रिक और देख लीजिए आप। इसमें क्या होता है, बहुव्री में अधिकतर देवी देवता, देवी देवताओं से संबंधित शब्द मिलेंगे आपको यहां पर, कि देवी देवताओं से संबंधित अक्सर शब्द इसमें पाए जाते हैं। जैसे एक दंत है, एक दंत, अब एक संख्या जरूर है लेकिन एक दंत का अर्थ क्या होता है, गणेश, और गणेश क्या है, देवता है। इसी प्रकार महावीर, महान है जो वीर, अर्थात महावीर कौन, किसके लिए प्रयोग हुआ महावीर, हनुमान जी के लिए। पंचमुखी कौन है, हनुमान हैं। तो देवी देवताओं से संबंधित जो होते हैं बहुव्री। तो ये एक बहुत आसान सी ट्रिक है, फिर से बताता हूं, इसको सामान्य समझिए। पहला पद छोटा हो या उपसर्ग हो तो अव्ययभाव समास, जिसमें दूसरा पद छोटा हो और बीच में कोई कारक चिन्ह आदि हो तो तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों बराबर के विलोम हो या पूरक हो और बीच में योजक चिन्ह आदि हो तो द्वंद्व समास। और जो देवी देवताओं से संबंधित कोई शब्द होगा तो वो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। तो ये तो थे ट्रिक के माध्यम से हमने इस प्रकार से सीखा। अब हम इसको एक एक शब्द, एक एक समास को पूरे अच्छे प्रकार से गहराई से देखेंगे, नियमानुसार समझने का प्रयास करेंगे।